नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको क्लास 9th के जो कि 2 बुक हैं, एक है स्पर्श और एक है संचयन। तो सबसे पहले स्पर्श, उसके बाद संचयन का अध्ययन करेंगे और इसके जो पाठ हैं स्टेप बाय स्टेप हम इनका अध्ययन करेंगे। तो संचयन और स्पर्श में से आज स्पर्श का पहला पाठ है जिसका नाम है धूल। आइए चलते हैं, सबसे पहले इसके शब्दार्थों को देखेंगे जिससे कि यह पाठ जो है आपकी अच्छी तरह से समझ में आ सके, और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और तब पाठ को देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसके शब्दार्थों पर, क्योंकि शब्दार्थों से विभिन्न प्रकार के जो कठिन शब्द होते हैं उनका जो अर्थ है हमारी समझ में आसानी से आएगा। तो सबसे पहला है खरादा हुआ। खरादा हुआ का मतलब होता है सुडौल और चिकना बनाया हुआ। सुडौल और चिकना बनाया हुआ। रेणु, रेणु मीस होती है धूल। रेणु मीस क्या होती है? धूल। श्रृंगार, श्रृंगार मीस क्या होती है? सजावट। श्रृंगार मीस सजावट। पार्थिवता, पार्थिवता मीस होती है पृथ्वी से संबंधित, मिट्टी संबंधी। पार्थिवता मीस पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी संबंधी। अभिजात, अभिजात मीस होता है कुलीन। अभिजात मीस कुलीन। प्रसाधन सामग्री मीस होती है श्रृंगार की सामग्री। श्रृंगार की सामग्री। गोधूली, गोधूली मीस होता है सायंकाल जंगल से लौटते समय गायों के खुर से उड़ती हुई धूल। क्या होती है? गोधूली का समय शाम 5-6 बजे करीब। वहीं संसर्ग, संसर्ग मीस होता है संपर्क। संसर्ग मीस क्या होता है? संपर्क। नेक्स्ट है कनिया। कनिया मीस क्या होता है? गोद। कनिया मीस गोद। विज्ञापित मीस होता है सूचित। विज्ञापित मीस सूचित। नेक्स्ट है लड़कान। लड़कान मीस क्या होता है? बच्चे। लड़कान मीस बच्चे। नौबत, नौबत मीस होती है हालत। नौबत मीस हालत। सिझाई मीस क्या होता है? पकाई हुई। सिझाई मीस पकाई हुई। निर्द्वंद मीस जहाँ कोई द्वंद्व ना हो, अर्थात जिसका कोई विरोधी ना हो, निर्द्वंद। वहीं असारता, असारता मीस होता है सार रहित या जिसका कोई सार ना हो, असारता। सूक्ष्म बोध मीस होता है बातों की गहराई को समझने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म बोध। अमराइयों, अमराइयों का मतलब क्या होता है? आम के बाग। अमराइयों का क्या मतलब होता है? आम के बाग। वहीं नक्षत्र पथ, नक्षत्रों का मार्ग। क्या कहते हैं? नक्षत्रों का मार्ग। विडम्बना, विडम्बना मीस क्या होता है? छलना या विसंगति। विडम्बना मीस छलना किसी को या विसंगति होना। बाटे, बाटे मीस क्या होता है? हिस्सा। बांटना मीस क्या है? हिस्सा। नीच को धूल समान, अर्थात धूल के समान तुच्छ कौन है? नीच को धूल समान, इसका अर्थ क्या है? धूल के समान कौन है? यूलिसिस, यूलिसिस होता है होमर के जो महाकाव्य हैं ओडिसी, और ओडिसी का एक प्रमुख पात्र जो कठिनाइयों से संघर्ष करने वाले व्यक्ति का प्रतीक बन गया, उसे क्या है? यूलिसिस कहते हैं। अर्थात यूलिसिस एक व्यक्ति है जो कि होमर नामक एक व्यक्ति था, उसके महाकाव्य ओडिसी का एक पात्र है। कौन है? होमर का जो महाकाव्य है ओडिसी, उसका एक प्रमुख पात्र है। वह क्या है? जो कठिनाइयों से संघर्ष करने वाले व्यक्ति का प्रतीक बन गया है। नेक्स्ट है प्रवास। प्रवास मीन्स परदेश में वास करने वाला। प्रवास मीन्स परदेश में वास करने वाला। इथाका, इथाका मीन्स क्या होता है? यूनान का एक स्थान है इथाका। वहीं यूक्रेन, यूक्रेन एक देश है। व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। क्या है? शब्द की वह वृत्ति या शक्ति जिससे उसके सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजना। जैसे गोधूली का समय, अर्थात साय का समय हो गया, तो उससे अनेक लोग विशेष अर्थ लगाते हैं कि साय का समय हो गया मतलब गोधूली का समय हो गया, साय का समय हो गया मतलब घर जाने का समय हो गया। तो एक विशेष अर्थ होता है उस वाक्य में। वहीं नेक्स्ट है असूया। असूया मीन्स क्या होता है? ईर्ष्या। छायावादी दर्शन, छायावादी दर्शन प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों को अति गूढ़ भावों में व्यंजित करना। क्या होता है? छायावादी दर्शन।
संदिग्ध, संदिग्ध मीन्स होता है जिसमें संदेह ना हो। वहीं कांति, कांति मीन्स क्या होता है, चमक। तो आई होप दोस्तों आपको बता दूं मैं यहाँ पर क्लास 6, 7th, 8th, 9th एंड 10th, 11th, 12th की जो पाठ्य पुस्तक हैं NCERT हिंदी की, सभी पाठों का विस्तृत अध्ययन कराया जाता है और चैप्टर बाय चैप्टर उन पाठों का जो अर्थ है, भावार्थ है, वो आसानी से समझ में आ सके, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक एंड शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों फ्रेंडों के साथ, जिससे कि जो नोटिफिकेशन या जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप पे पहुंच पाए और आप घर बैठे बैठे वीडियो का आनंद ले सकें, किताबों को अच्छी प्रकार से समझ सकें, जो कि हिंदी खास करके जिनके समझ में नहीं आती है वो इन पाठों को अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं पाठों पे। पाठ है धूल, जिसमें क्या है कि हिंदी कविता की एक सुंदर पंक्तियों में से यह है क्या कि जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। तो अर्थात धूल से भरे हुए व्यक्ति जो थे या धूल में जो सने हुए थे वे एक दिन हीरे बन जाते हैं, कैसे। तो आइए चलते हैं, यह हिंदी कविता की एक सुंदर पंक्तियों में से एक ली गई है यहाँ पे। तो हीरे के तो प्रेमी शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ और आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करते हैं। हीरा के प्रेमी क्या करते हैं, तो उसे कैसा रखते हैं, साफ सुथरा, अच्छी प्रकार से खरादा हुआ, तराशा हुआ और आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ ऐसा देखना पसंद करते हैं। परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र में यहाँ पे जो जिक्र किया है, यहाँ पे जिसके बारे में बताया है उसको क्या कहा है, नयन तारा। तो इस पंक्ति में किया गया है कि वह धूल भरा ही अच्छा लगता है, क्या कि वह धूल भरा ही या धूल से सना हुआ ही अच्छा लगता है, और जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। अर्थात वह एक व्यक्ति है शायद और उसका जो जीवन है क्या है, धूल भरे वातावरण में ही बीता, जिसका बचपन क्या है, गांव के गलियारे की धूल में बीता है। वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। फूल के ऊपर जो रेणु मीन्स क्या होती है, धूल। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुँह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। अर्थात जो बच्चे होते हैं वे धूल में सने हुए रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो एक जो धूल होती है, रेणु जो होती है एक फूल के ऊपर, तो उसका श्रृंगार बन जाती है, अर्थात चमक पैदा करती है फूल में। लेकिन वही धूल जब शिशु के मुँह पर लगती है तो वह क्या है, सहज पार्थिवता को निखार देती है, उसके जो बचपन है उसको निखार देती है, उसकी याद दिलाती है। आगे कवि कहता है कि अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बालकृष्ण के मुँह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। अर्थात एक बालकृष्ण नाम का पात्र है, व्यक्ति है, तो उसके मुँह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली का मतलब होता है साय के समय जो धूल उत्पन्न होती है वह। तो वह कहता है कि वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से क्या है, बचना चाहती है। इसलिए शिशु भोला से कहती है कि धूल में मत खेलो। शिशु भोलानाथ से कहती है कि धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। अर्थात वह कहती है कि हमारी जो सभ्यता है इस धूल से बचना चाहती है, अर्थात दूर होना चाहती है, इस धूल में मिलना नहीं चाहती है, और वे अपने आप को क्या है, स्वच्छ रखना पसंद करते हैं, और वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। अर्थात तो वे ख्वाब देखते हैं कि हमें धूल से बच करके क्या है, अच्छी प्रकार से रहें अच्छी प्रकार से इसको, वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है कि धूल में मत खेलो। अर्थात वह क्या है, आसमान में घर बनाना का मतलब है ये बड़े बड़े ख्वाब देखना, ठीक है। और वह कहती है कि धूल में मत खेलो, अर्थात हमें क्या है, धूल में नहीं सनना है। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे।
तो भोलानाथ का जो संसर्ग है अर्थात तो उसका जो बचपना है धूल में ही रहता है वह, तो उसके जो नकली सलमे सितारे हैं, क्या नकली सलमे सितारे किसको कहा गया, उसके जो ख्वाब हैं वे क्या हैं, धुंधले पड़ जाएंगे, अर्थात तो वह नहीं मानेगा। जिसने लिखा था कि धन्य धन्य वे हैं नर मैले जो करतगात कनियाँ लगाए धूर ऐसे लड़काने की। तो लेखक कहता है कि ऐसे व्यक्ति धन्य हैं। नर मीन्स क्या है, व्यक्ति। नर मीन्स क्या होता है, व्यक्ति या मनुष्य। तो ऐसे व्यक्ति या मनुष्य धन्य हैं जो मैले जो करतगात अर्थात जो मैले होते रहते हैं किससे, धूर मीन्स धूल से। ऐसे जो बचपन होता है उनका लड़कान मीन्स क्या होता है, बचपन। तो क्या है, कनियाँ लगाए धूल में सने हुए लगे रहते हैं खेलने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति धन्य हैं। उसने भी मानो धूल भरे हीरों का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया। फिर मैले शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी। वह कहता है कि मैले शब्द कह करके उसने अपनी हीन भावना अर्थात कुछ कमजोरी भी दिखाई कि उसने एक तो धूल भरे कहा और उसने उनकी जो प्रशंसा की, लेकिन क्या कहा, फिर मैले कह दिया उसे ही। तो उसने हीन भावना दिखाई, कमजोरी दिखाई। अंत में से लड़कान कहकर उसने भेद बुद्धि का भी परिचय दिया। लड़कान मीन्स अपनी भेद बुद्धि का परिचय दिया, अर्थात भेद कर दिया कि एक बचपन होता है और जो कोई भी होता है मनुष्य, तो उससे क्या है, पृथ्वी पर धूल से तो उससे बिना धूल के तो उसका काम चल ही नहीं सकता, तो उसका भी परिचय दे दिया। वह हीरों का प्रेमी है और धूल भरे हीरे का नहीं। कवि कहता है कि वह जो है धूल भरे हीरों का प्रेमी नहीं है, परंतु हीरों का प्रेमी है। अर्थात उसको क्या है, मनुष्य की जो आदत होती है साफ़ सुथरा रहना है, लेकिन वह धूल से दूर तो नहीं हो सकता। खेतों में आदि में तो उसे काम करना ही पड़ेगा। या जो एक शिशु है भोलानाथ के संसर्ग से तो मैला जो करतगात की नौबत आ गई। अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई ही आने लगी। अर्थात एक अखाड़ा भी होता है, तो वहाँ पर क्या है, दो पहलवान जो होते हैं लड़ते हैं, तो जो मिट्टी होती है तो बिना मिट्टी में सने तो वो अखाड़ा लड़ नहीं सकते ना। और जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से वह कैसे वंचित रह सकता है, बताओ। तो कवि कहता है कि अगर एक व्यक्ति होता है उसको क्या चाहिए, जैसे मान लो हीरा, वह क्या है, एक हीरे की कल्पना करता है, हीरे जैसी ज़िंदगी की कल्पना करता है। लेकिन मान लो एक व्यक्ति जब जवानी में अखाड़े में कूदता है या अखाड़े में पहलवान से लड़ता है, तो उसे मिट्टी में सनने से कैसे वंचित मीन्स उसे कैसे अलग रखा जा सकता है। तो रहता तो उसका दुर्भाग्य है और क्या, अर्थात तो उसने उसको क्या कहा, दुर्भाग्य है कि मिट्टी से सनना एक व्यक्ति का क्या है, दुर्भाग्य है। यह साधारण धूल नहीं वरन तेल और मट्टी से सिझाई हुई वह मिट्टी है जैसे देवता पर चढ़ाया जाता है। इसमें लेखक ने कहा है कि जो अखाड़े की मिट्टी होती है, अखाड़े की जो मिट्टी होती है उसमें क्या मिलाया जाता है, तेल मिलाया जाता है और मट्ठा मीस होता है मट्ठा, छाछ जैसे बोलते हैं, या दूध से जो बनाई जाती है, दूध से जो रायता बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मट्ठा। तो मट्ठे से सिझाई हुई अच्छी प्रकार से मली हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है, और उसी मिट्टी को देवता पर चढ़ाया जाता है। तब जो पहलवान होते हैं उस अखाड़े में उतर करके कुश्ती लड़ते हैं। तो संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, अर्थात ऐसी मिट्टी मिल जाए तो इस प्रकार का सुख जो मिलता है वो दुर्लभ है, अर्थात उसको पाना कठिन है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। और जब वह मेहनत करता है, या कह सकते हैं कि जब वह अखाड़े में लड़ाई आदि लड़ता है या पहलवान से एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हैं, तो उसके बदन मीन्स क्या होता है, शरीर पर जो मिट्टी फिसलती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो, अर्थात तो उसे बहुत ज़्यादा पसीना आता है।
उसकी मांसपेशियाँ फूल उठती हैं और आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित्त लेटकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। अर्थात एक जो व्यक्ति होता है वह मिट्टी में ही सना हुआ अपने को क्या है, विश्व विजेता घोषित करता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है। मिट्टी क्या है, उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि वह शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। और शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता अर्थात संसार की जो सोच है उस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं, जितनी बातें जीवन के लिए अनिवार्य हैं, वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। अर्थात जहाँ भी देखेंगे आप तो मिट्टी के बिना कुछ हो नहीं सकता। जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जीवन का जो सार है ना, सार तत्व है, अर्थात मिट्टी के बिना सिद्ध नहीं होता है। तो जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं वे सब मिट्टी की ही उपज हैं। ये क्या है, मिट्टी की उपज। जिन प्रिय वस्तुओं को उपमान का विषय बनाते हैं, अर्थात अच्छी प्रकार से हम देखें ज़िंदगी में अगर, तो मिट्टी क्या है, बहुत बहुत जगह अपनी भूमिका निभाती है। तो वे सब मिट्टी की उपज होती हैं। रूप रस गंध स्पर्श है ना, ये सब क्या है, इन्हें कौन संभव कर सकता है। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, क्या मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। तो कवि ने इसकी तुलना कर दी है कि जो मिट्टी और धूल में अंतर जो है वह उसने किसके समान बताया, शब्द और रस के समान। शब्द में जिस प्रकार से रस होता है उसी प्रकार से क्या धूल और मिट्टी में अंतर होता है। जैसे देह और प्राण में, देह मीन्स क्या होता है, शरीर, पर शरीर में जब तक प्राण है तो क्या है, तो शरीर और प्राण एक दूसरे से अलग नहीं है। उसी प्रकार से मिट्टी और धूल एक दूसरे से अलग नहीं है। ऐसे ही चांद और चांदनी, तो चांद और चांदनी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। उसी प्रकार क्या है, धूल और मिट्टी में अंतर है बस। मिट्टी के आवाह का नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। तो अर्थात मिट्टी के बारे में लेखक ने कहा कि मिट्टी जो होती है उसका रूप रंग, उसकी जो पहचान होती है वो किससे होती है, धूल से। मान लो कि आपकी पहचान किससे है, आपके माता पिता से, तो उसी प्रकार से जो मिट्टी की पहचान है वो किससे है, धूल से। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। जो ग्राम भाषाएं हैं, जो गांव की भाषाएं हैं, अपने सूक्ष्म बोध अंदर से उत्पन्न थोड़ा बहुत जो ज्ञान होता है उससे धूल की जगह गर्द, क्या है कि गर्द उड़ रही है। कैसे गर्द उड़ रही है, तो धूल को क्या कह देते हैं, गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। तो धूल वह जिस गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया, अमराइयों के पीछे छुपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूल सोने को मिट्टी कर देती है, सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कभी कल्पना की भांति उड़ती चलती है। तो उसने धूल के बारे में बताया है फिर से कि धूल वह है जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया। अर्थात एक शब्द लिया उसने, क्या, गोधूली का मतलब होता है, अब इसमें धूल शब्द तो आता है, तो गोधूली का मतलब क्या होता है, सायंकाल के समय जो पशुओं के खुरों आदि से जो धूल उत्पन्न होती है, धूल उठती है धरती पर से, उसको क्या कहा, गोधूली। तो गोधूली शब्द में हमने क्या है, उसको अमर कर दिया। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूल सोने को मिट्टी कर देती है, जो धूल सोने को क्या है, मिट्टी कर देती है। अर्थात अमराइयों के पीछे जब सूर्य छिप जाए तो सोना भी क्या है, मिट्टी लगता है। वहीं सूर्यास्त के उपरांत, सूर्यास्त के बाद लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह
या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ, नक्षत्र पथ मीन्स रास्ता, नक्षत्रों का रास्ता, उसकी भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है। अर्थात वह धूल से ही वह जो रास्ते की जो लीक है या कोई भी निकल जाए तो वहाँ की जो धूल है उसे क्या है बराबर कर देती है उस रास्ते को। तो चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कभी कल्पना की भांति उड़ती चलती, जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है। अर्थात एक मान लो आपने बचपन में जब भी खेला होगा तो कहाँ खेलते हैं, धूल आदि से सने ही रहते हैं, तो फूल की पंखड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छाती है। अर्थात एक बच्चे के ऊपर जब वह लगती है तो उसका सौंदर्य बन जाती है। लेखक ने धूल को अत्यंत ही महत्व दिया है। तो धूल उसका क्या है, धूल उसका नाम है, धूल उसका नाम है। कौन होती है वह, धूल होती है। तो आपको अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक दबाते जाएं, ठीक है। धूल पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी। गोधूली पर कवि कहता है कि गोधूली होती है, उसके ऊपर अनेक कवि ऐसे हुए जिन्होंने कलम अर्थात कलम नहीं तोड़ दी। इसका अर्थ है कि उन्होंने अनेक कविताएं लिखी। किसके ऊपर, गोधूली के बारे में। लेकिन यह गोधूली गाँव की अपनी संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी, अर्थात शहरों में नहीं बटी हुई है। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में क्या है, अर्थात शहरों के बाटे नहीं पड़ी। इसका अर्थ क्या है, वह देखते होंगे कि कहीं कहीं शहरों में एक मान लो मिट्टी की ज़रूरत पड़ जाए तो वह आसानी से नहीं मिलेगी। तो एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता था, उसने एक निमंत्रण पत्र भेजा था, तो उसमें क्या था, गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था। अर्थात शाम का समय 5-6 बजे का समय क्या होता है, गोधूली का समय। लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ, अर्थात वहाँ धुआं धक्कड़ तो रहता है लेकिन गोधूली जैसा नहीं लगता। ये कविता की विडंबना थी। और गांव में भी जिस धूल को कवियों ने अमर किया वह हाथी घोड़ों के पग मीन्स पैर संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरन गोपालों के पदों की धूल है। अर्थात एक गाँव के बारे में लेखक ने कहा कि गाँव में जो वातावरण मिलता है गोधूली या धूली का, तो वह कहीं हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल थोड़ी होती है। अर्थात हाथी घोड़े या उनके चलने से उत्पन्न धूल नहीं है, वरन क्या होती थी कि वह जो गोपाल गायों को चराने वाले या कह सकते हैं जो भैंस गाय भेड़ बकरी आदि को चलाने वाले होते थे, उनके उनके पैरों की धूल होती है। आगे कभी वर्णन करते हुए कहता है कि नीचे को धूरी समान, तो वेद वाक्य नहीं है। यह क्या है, वेद वाक्य नहीं है। सती उसे माथे से, अर्थात किसको, धूरी, नीच को धूरी समान, अर्थात एक नीच व्यक्ति भी होता है वह भी क्या है, धूल के समान होता है। सती उसे माथे से, जो सती अनुसुईया थी ये भी उसे क्या है, माथे से लगाती। योद्धा उसे आँखों से लगाते हैं। अर्थात एक योद्धा या पहलवान जब उसमें युद्ध में उतरता है तो उसे अपने आँखों पर मलता है। वहीं यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूल चूमी थी। अर्थात प्राचीन इतिहास में भी आप देखेंगे कि एक यूलिसिस नामक व्यक्ति था, वह जब लौटा प्रवास से लौटने पर इथाका एक जगह थी, उसकी धूल उसने चूमी थी। यूक्रेन देश के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहाँ की धूल का स्पर्श किया था। वहीं श्रद्धा भक्ति इसने इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। कवि कहता है कि यहाँ तक कि घृणा होती है किसी से घृणा करना, असूया किसी से अत्यधिक घृणा भेदभाव या हीन भावना रखना आदि के लिए भी धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। अर्थात एक व्यक्ति अगर
घृणा करे किसी से तो उसको क्या है, धूल चाटना कह सकते हैं कि वह अगर किसी में अनबन हो जाए तो धूल चटाने वाला होता है वह। वहीं धूल, धूल, धूली, धूरे आदि की व्यंजनाएँ अलग अलग हैं, अर्थात इन सब के जो अर्थ होते हैं अलग अलग होते हैं, अर्थात इनकी जो व्यंजनाएँ हैं, इनके जो अर्थ हैं, भेद हैं, वे सब अलग अलग जगह पर दिखाई देते हैं। कवि आगे वर्णन करते हुए कहता है कि धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है। क्या यथार्थवादी गद्य? धूल उसकी कविता है। एक यथार्थ इस धूल में छुपा हुआ होता है व्यक्ति का। धूली छायावादी दर्शन है। कैसा? छायावादी दर्शन, जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है। संदिग्ध है मीन्स उसमें कुछ संदिग्धता दिखाई देती है। और धूल लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। कह सकते हैं कि लोक संस्कृति जो होती है उसका नवीन जागरण है। इन सब का रंग एक ही है। इन सब का रंग क्या है? एक ही है। रूप में भिन्नता जो भी हो, मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है। अनेक तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जैसा कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। वहीं लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो जाता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है। कह सकते हैं कि धूल जो होती है श्वेत नाम का, अर्थात अगर कहीं पे धूल छा जाए तो क्या है, बादलों को भी ढक लेती है। आगे कवि कहता है कि हमारी देशभक्ति धूल को माथे से ना लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो ना रखे, पैर तो रखे। हमारी देशभक्ति जो है धूल के माथे से ना लगाए तो कम से कम क्या कर सकती है, उस पर पैर तो रखे। अर्थात एक व्यक्ति जो होता है कि हवा में उड़ने की सोचता है और वह ज़मीन पर पैर भी रखने की नहीं सोचता। तो किसान के हाथ पैर मुँह पर छाई हुई धूल, यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है कि हम कांच को प्यार करते हैं। धूल भरे हीरों में धूल ही दिखाई देती है। भीतर की कांति आँखों से ओझल रहती है, लेकिन ये हीरे अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है। अटूट अर्थात कि वो टूटने वाले नहीं हैं। हीरा वही घन चोट न टूटे, कहते हैं कि अटूट है हीरा। अभी तो क्या है, अटूट है। कि हीरा के बारे में कवि कहता है कि हीरा वही घन चोट न टूटे, कि ऐसा हीरा होना चाहिए कि जो कि चोट मारने पर भी ना टूटे। वे उलटकर चोट भी करेंगे तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी ना रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। तो लेखक ने यही स्पष्ट किया है यहाँ पे। क्या? देखिए, जो पाठ है रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। किसने? रामविलास शर्मा जी ने। इस पाठ में देखो यहाँ पे क्या है, इसका जो पूरा निचोड़ होता है यहाँ सबसे पहले आगे आगे दे दिया जाता है। तो रामविलास शर्मा जी के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं। तो रामविलास शर्मा जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ, उन्नाव जिले में 1912 ईस्वी में हुआ और 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो प्राथमिक शिक्षा गांव में उन्होंने पाई और उच्च शिक्षा के लिए ये लखनऊ आ गए थे। कौन? रामविलास शर्मा जी। जन्म हुआ उत्तर प्रदेश का एक उन्नाव जिला है। कब हुआ? 1912 में। मृत्यु कब हुई? 2000 ईस्वी में। और उनकी जो प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, बचपन की जो शिक्षा हुई गांव में ही पाई उन्होंने। उच्च शिक्षा अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये लखनऊ आ गए थे। कहाँ पे? लखनऊ। लखनऊ कहाँ? यूपी में। वहाँ से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। कौन से विषय में? अंग्रेजी में। और एमए का मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ एजुकेशन। और विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक हो गए। कौन हो गए? प्राध्यापक। प्राध्यापन काल में ही अर्थात इस पद पर रहते हुए उन्होंने पीएचडी की। पीएचडी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएचडी बताइए। फिलोसॉफी और डॉक्टरेट ऑफ
फिलोसॉफी उसकी उपाधि अर्जित की। लेखन के क्षेत्र में पहले कविताएं लिखकर फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद वे पूरी तरह से आलोचना कार्य में जुट गए। अर्थात रामविलास शर्मा जी की सबसे ज़्यादा क्या मिलती हैं? आलोचनाएं। रामविलास शर्मा प्रगतिशील आलोचना के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। अर्थात इन्होंने सबसे ज़्यादा जो प्रगतिशील काल में आलोचनाओं पर अपने काव्य रचे। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास, महाप्राण, निराला इनके काव्य को निष्कर्ष पर परखा। अर्थात उन्होंने अनेक व्यक्तियों की जो आलोचनाएं की, उनमें एक तुलसीदास थे और एक निराला। उनकी जो काव्य थे उनको देखा, समझा और उनको परखने की कोशिश की। रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियों में क्या है कि भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, 3 खंड, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी उसका 3 खंड, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज, मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, बुद्ध वैराग, प्रारंभ कविताएं, सदियों के सोए जाग उठे कविता, पाप के पुजारी नाटक, 4 दिन उपन्यास और अपनी धरती अपने लोग, ये आत्मकथा, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो ये सब उन्होंने अपने काव्यों की रचनाएं की। वहीं रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, शलाका सम्मान अर्थात हिंदी साहित्य में दिए जाने वाले है ना, तो व्यास सम्मान और शलाका सम्मान आदि से सम्मानित किया गया। इन्होंने पुरस्कार स्वरूप मिली राशि साक्षरता प्रसार हेतु दान कर दी। अर्थात व्यक्तियों को साक्षरता में या व्यक्तियों को शिक्षित करने में उन्होंने लगा दी। कई मुहावरे, लोकोक्तियाँ, देशज शब्दों और अन्य रचनाकारों की रचनाओं के उद्धरणों से ली गई सूक्तियों तथा पंक्तियों को ओतप्रोत इस पाठ में लेखक ने धूल की महिमा और महात्मा, उपलब्धता और उपयोगिता का बखान किया है। अपनी किशोर और युवावस्था में पहलवानी के शौकीन रहे डॉक्टर शर्मा अपने इस पाठ के बहाने पाठकों को अखाड़ों, गांव और शहरों के जीवन जगत की भी सैर कराते हैं। साथ ही धूल के नन्हे कणों के वर्णन से देश प्रेम तक का पाठ पढ़ाने से नहीं चूकते। इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठक धूल को यूं ही धूल में न उड़ा सकेगा। तो लेखक कहता है कि अगर ये पाठ पढ़ लिया तो व्यक्ति क्या है, इस धूल को यूं ही धूल में ना उड़ा सकेगा, अर्थात धूल के महत्व को समझेगा। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई हो तो। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करेंगे। और जो आपके पास बुक भी नहीं है अगर, तो मैं PDF लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप NCERT हिंदी की जो बुक हैं आप उससे लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।